गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता आज IFPH के 443वें हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर सूरज सिंह भदौरिया सर। और इससे पहले कि सर अपना टॉपिक स्टार्ट करें, मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर ने अपना BHMS गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से कंप्लीट किया है और MD डिग्री भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक कॉलेज पुणे से कंप्लीट किया है। और करेंटली सर अपना PhD विनायका मिशन रिसर्च फाउंडेशन तमिलनाडु से कर रहे हैं। और सर करेंटली एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर रहे हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी पारुल यूनिवर्सिटी में। सर का PG डिसर्टेशन जो था काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, टू कंपेयर द एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट होम्योपैथिक हेयर ऑयल एट वेरियस टेम्परेचर अंडर UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और सर ने इसके साथ में काफी सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, जिसमें से कि मोस्टली पीयर रिव्यूड हैं। और काफी सारे सेमिनार्स और वर्कशॉप भी सर ने अटेंड किए हैं। और सर ने 2020 में एज अ रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर COVID-19 पे एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया था। और इसके साथ में भारतीय विद्यापीठ की तरफ से एक रिसर्च कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ था 2020 में, जिसमें से कि सर ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर भी थे। तो सर का आज का टॉपिक है होम्योपैथी के लिए इन विट्रो अध्ययन। तो सर मैं स्वागत करती हूँ IFPH के प्लेटफॉर्म पे आपका, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना आज का सेशन शुरू करें। Okay, well, my voice is audible, madam. यस सर। Okay, okay. So today we start this session with a very innovative topic because this what we can say homeopathy is very complex. So we need more and more description. We need more and more what we can say the evidences. So today our topic is in vitro study. I just share my slide. Just wait, my. यस। It is just going to open, madam. Is it visible to all, ma'am? सर नॉट येट। सर अभी विजिबल है। ओके ओके। सो सबसे पहले तो आज हम ये जानेंगे कि इन विट्रो स्टडी क्या है और इन विट्रो स्टडी का जो अध्ययन है ये हमारी होम्योपैथी में, या आप इन जनरल बोले कि इसका सबसे ज्यादा महत्व क्या रहेगा और आगे हम इसको कैसे जो है फर्दर स्टडीज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन विट्रो का मतलब क्या होता है। व्हाट डज इट मीन इन विट्रो स्टडी यानी क्या। तो इन विट्रो जो है जनरली इट इज रिलेटेड विद द ग्लास और इनसाइड द ग्लास, या जिसको हम बोलते हैं इन सीटू। तो इन विट्रो यानी कि ऐसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी या ऐसी तकनीक जिसमें कि हम जो है किसी भी बैक्टीरिया
या किसी भी वायरस या पैथोजन की स्टडी जो है उस सेल के अंदर जो है हमारी दवाई के माध्यम से करते हैं। तो ये जो है इस तरीके की जो हम बोलते हैं टेक्निक बोलो या एक्सपेरिमेंटल जो स्टडीज है, ये हमारे लिए काफी आवश्यक है जानना कि हमारी दवाई का कितना भाग या कितना कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर वायरस बैक्टीरिया या सेल पे जाके काम करेगा। इसलिए हमने इसको क्या बोले कि दिस इन विट्रो स्टडीज आर परफॉर्म विद द ऑर्गेनिजम्स, cells or biological molecules outside their normal biological context। इसका मतलब कि अगर हम अपने शरीर में देखें तो हमारी जो फिजियोलॉजी या एनाटॉमी में हमारे कई सारे सेलुलर और टिश्यू पार्टिकल है। तो जब हम इस सेल या टिश्यू को शरीर से अलग करके बाहर जब हम इसकी स्टडी किसी ड्रग पार्टिकल या किसी बायोलॉजिकल वेपन से अगर हम करेंगे, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो या पैथोजन हो, तो इस टाइप की स्टडी को बोला जाता है इन विट्रो स्टडी। आ रहा है आपको समझ में? इन विट्रो का मतलब है इन सीटू, यानी वो जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है उसको शरीर के बाहर ले जाके हमें उसकी स्टडी करना है। तो ये जो हमारी स्टडी कहलाती है ये हमारी इन विट्रो स्टडी है। अब उसके बाद अगर आप बात करेंगे होल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि अगर हमें उसी सेल को बाहर ना निकालते हुए उसी लिविंग एंटाइटी या लिविंग बॉडी में स्टडी करनी है, तो उसको हम बोलते हैं इन वाइवो या इन वीवो स्टडी। तो आपको आ रहा है समझ में इन विट्रो? इन विट्रो वो स्टडी है जिसमें हम इन सेल को बाहर की तरफ ले जाके उसमें जो है बायोलॉजिकल वेपन बोलो या ड्रग पार्टिकल बोलो, उसके द्वारा हम उसके इफेक्ट को लर्न करते। उसके बाद आप देखेंगे कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है। इन विट्रो स्टडीज में जनरली आपका आइसोलेशन आएगा, ग्रोथ आएगा, आइडेंटिफिकेशन आएगा, किसका? सेल का, फ्रॉम दैट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आ रहा है आपको समझ में? तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन यानी जब हम वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या सेल को जब हम प्रिजर्व करेंगे किसी पर्टिकुलर मीडिया में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेशन, यानी प्रिजर्व करना। देन उसके बाद उसको ग्रो करवाना, उसकी ग्रोथ करना। तो ये आपका ग्रोथ पैटर्न हो जाता है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करना कि वो कौन सी वैरायटी की सेल है, कौन सा उसका सब कल्चर है, फैमिली कौन सी है, किंगडम क्या है। तो ये सारी चीजें जो है आपके इन विट्रो स्टडी में एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको याद रख सकते हैं। जनरली ये जो है हम इसमें टिश्यू कल्चर या सेल कल्चर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एनिमल बोलो या बैक्टीरिया बोलो या किसी प्लांट का कल्चर बोलो, तो यहाँ पर हम जब आइसोलेट करते तो हमें उस पर्टिकुलर कोशिका या सेल टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती। वी नीड दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, वी नीड दैट पर्टिकुलर सेल और द टिश्यू फॉर देयर कल्चर। तो ये कल्चर हो जाने के बाद फिर हम जो है इसके जो मॉलिक्यूल या बायोमोलिकुलर जो स्टडी है उसके बारे में हम उसको आगे ले जाते हैं। सो दिस इज इन जनरल एग्जांपल कि इन विट्रो यानी क्या। इसके अलावा आपने देखा होगा कई सारे जैसे डीएनए है, आरएनए है, तो इनकी भी कई सारी स्टडी की जाती है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो डीएनए और आरएनए में जनरली वी हैव अ सर्टेन मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सो हम इसके एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इन एंटीबायोटिक या प्रोडक्ट का इस सेल या मॉलिक्यूल पे या इस पर्टिकुलर स्पीसीज पे हम देखेंगे कि वो कितना इफेक्टिव है, उसका एक्शन किस तरफ जा रहा है, क्या वो उसके ग्रोथ को स्टॉप कर रहा है, इनिबिट कर रहा है कि प्रमोट कर रहा है, प्रोहिबिटेड है। तो ये सारे जो है बायोलॉजिकल वेपन विद द ड्रग मॉलिक्यूल
we are going to analyze. So this is in vitro study. आ रहा है आपको समझ में? जैसे अगर आप प्लांट की बात करते हो, जनरली वी ऑल्सो हैव द एग्रो होम्योपैथी। तो अगर आपने कोई प्लांट सेल लिया और उस प्लांट सेल को आपने कल्चर मीडिया में उसकी ग्रोथ करवा के और आपके ड्रग मॉलिक्यूल का इफेक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ सेल में देखा, सो ये हम प्लांट कल्चर या एग्रो होम्योपैथी में इसको लेते हैं। अगर आप एनिमल की बात करो तो सिमिलरली रैट है, माइस है, रैबिट है, देर आर सो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मॉडल इन द रैट्स और इन द एनिमल। सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू टेक द सेल एंड द टिश्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जीव या उस पर्टिकुलर एनिमल में से वो सेल को लेके आइसोलेट करके ग्रोथ करवा के कैटेगरी में डिवाइड करके और ड्रग का जो है इस्तेमाल करके हम उसके ग्रोथ पैटर्न को देखेंगे कि इनहिबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इन विट्रो में, जिसके जरिए आप ये समझ सकते हो या ये बोल सकते हो व्हाट इज इन विट्रो, what are the advantages of that. So it is very very needed and important for you people. अब आप बोलोगे इसमें हमारी होम्योपैथी का क्या रोल है? अब चूंकि हमें पता है एज पर द डिफरेंट टेक्स्ट बुक, एज पर द डिफरेंट मटेरिया मेडिका, रेपर्टरी, द ऑर्गेनॉन फिलोसफी, वी हैव so many medicines which are going to act on that particular microbes, microorganism and such type of commercial or the biomolecules. So generally ये जो हमारी मेडिसिन होती है इनका भी हम जो है ट्रायल इन विट्रो स्टडी में देखते हैं। जैसे अगर आप बोलोगे आर्सेनिक एल्बम या सल्फर, नेट्रम्यूर, नेट्रम सल्फ, these are the peculiar medicine which has been commonly used for antibacterial action। तो वहां पर हम आप देखेंगे कि जब हमें कोई ऐसा पैटर्न लेना है तो हम वो पर्टिकुलर माइक्रोब को उस कल्चर मीडिया में ग्रो करवाएंगे और उसमें इन अलग अलग जो मेडिसिन जिनका हमने अभी नाम लिया है, नेट्रम म्यूर या नेट्रम सल्फ या सल्फर, आर्सेनिक एल्बम, उनका हम स्टडी करेंगे कि वो किस तरीके से इन माइक्रोब या सेलुलर इवेंट में जो है इनिबिशन का काम करती है। तो ये एक हमारा एविडेंस साइंस हो गया। Generally, I am not against the philosophy. What I want to conclude that scientific evidence should be the part or it is more fruitful. तो अगर आपकी दवा में लिखा है कि ये दवाई है और इस फलाना दवाई का एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल इफेक्ट है, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक है, तो आपको इन विट्रो स्टडी करके उसका प्रॉपर आपको एविडेंस देना पड़ेगा, आपको उसका जस्टिफिकेशन, यू हैव टू जस्टिफाई दैट पर्टिकुलर कंडीशन, अदरवाइज वी आर नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक सो दैट वी कैन कंक्लूड अवर सेशन। गॉट इट माय पॉइंट? तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हो कि कैसे होम्योपैथी जो है इस इन विट्रो में आती है। इसके बाद अगर हम देखें कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपने बायो केमिस्ट्री में या 11th-12th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज जनरली अ रिएक्शन which denotes or which determine the selective replication of specific DNA RNA sequences inside the test tube। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डीएनए स्ट्रैंड है और वो जो आरएनए स्ट्रैंड है, जनरली व्हेन दे आर गोइंग टू डिवाइड, रेप्लिकेट, डबल, ट्रिपल, है ना, क्वाड्रिपल, सो व्हेन दे आर गोइंग टू डिवाइड, तो उसमें ये जो पर्टिकुलर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो आपको उस पर्टिकुलर स्टडी में देखने को मिलेगी। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है होम्योपैथी में? जैसे हम बोलते हैं अवर मेडिसिन आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन करते हैं,
हम पेशेंट के टेम्परामेंट, डायथिसिस, माइज्म, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि हमारी मेडिसिन की एफिनिटी जो है उस डीएनए और आरएनए तक है, तब जाके हम किसी के कॉन्स्टिट्यूशन के, किसी के बिहेवियर पे, मूड पे, माइंड पे, फिजिकल्स पे और थर्मल पे काम कर सकते हैं। यानी our medicine is going to act on that particular genetic material so that it can show the holistic approach. That is the evidence. अगर हम हमारी मेडिसिन को, जैसे अगर आपने डीएनए का स्ट्रैंड लिया, उसको आइसोलेट किया मीडिया में, आरएनए लिया, देन यू आर गोइंग टू शोन द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर मेडिसिन ऑन दैट पर्टिकुलर डीएनए और आरएनए, कि उसका प्रोपोगेशन किस तरीके से है, प्रोहिबिशन है, क्या उसमें प्रोग्रेशन है, या उसमें प्रोलिफरेटिव एक्शन है, या इनिबिशन है, या मल्टीप्लीकेशन है, या मल्टीप्लिकेशन का इनिबिशन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्शंस वी आर गोइंग टू शोन बाय आवर मेडिसिन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लाइड में सिर्फ 2 लाइन दिख रही, बट इट इज द पार्ट, इट इज द साइंटिफिक एविडेंस ऑफ वेरियस साइंसेस, वेरियस स्ट्रीम। ओके, तो व्हाट इज दिस रिएक्शन? तो ये जो है हमारे होम्योपैथी में हम इस तरीके से उसको एविडेंस बना सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में जनरली वी आर इन्वॉल्व द आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन from the complex mixture and it obtained by a homogeneous cell in the tissue। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में इस टाइप की इन विट्रो स्टडी में ये सब एग्जांपल्स है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये सब क्या चल रहा है हमारा। दीज आर ऑल एग्जांपल्स, क्लियर? तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये हमारे प्रोटीन प्यूरिफिकेशन या आप चेन रिएक्शन बोलो, ये सब इन विट्रो स्टडी का ही हिस्सा चल रहा है। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन में हम ये जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है प्रोटीन का, या जो स्पेसिफिक प्रोटीन है उसको आइसोलेट करके, उसको प्यूरिफाई करके उस पर्टिकुलर टिश्यू या सेल में स्टडी करते हैं। तो जनरली इट इज रिगार्डिंग विद द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड में, या जो हमने वैक्सीन जो बनाई है, या कई सारी जो वैक्सीन बनती है, generally they are prepared by the isolation of their protein, the protein of that particular specific virus or the microbe, because protein is that part which embedded with the DNA and RNA and all genetic material, and they have the memory of that particular species। तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन जो है इन विट्रो का अनदर एग्जांपल है। तो हम इसमें वो पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के प्रोटीन को लेके, उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लेके आइसोलेट करके, कल्चर करके, और फिर उसमें हम उसकी फर्दर स्टडीज करते हैं कि उसका किस तरीके से पैटर्न है, उसका ग्रोथ क्या है। क्योंकि हर अलग अलग वायरस में या हर अलग अलग स्पीसीज में आपको अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी या हेट्रोजेनेसिटी उस प्रोटीन स्ट्रक्चर की मिलेगी। तो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट इज, नाउ यू कैन सी द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये काफी बड़ा मुद्दा है। आपने जैसे आजकल देखा होगा व्हाट वी कैन से द फर्टिलिटी इन फर्टिलिटी सेंटर्स, सो जनरली दे आर बेस्ड ऑन दैट टाइप ऑफ स्टडी ओनली। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे इन विट्रो स्टडी के लिए। अभी आपने प्रोटीन या चेन, प्रोटीन का प्रिजर्वेशन देखा आपने, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखा। अब ये जो तीसरा भाग है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो ये जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसमें हम वो जो पर्टिकुलर स्पर्म सेल या ओवा, जो ओवम है, उनको जब हम यूनियन या जब हम उनका फर्टिलाइजेशन कराते, इट इज नॉट इनसाइड द बॉडी, इट इज आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द डिश, इन सीटू, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ओके, तो आप ये ना भूलिएगा इट इज आउट, इनसाइड और आउटसाइड, इट इज ऑलवेज आउटसाइड बिकॉज इट इज इन विट्रो। व्हेन इट इज इन वाइवो देन इट इज इनसाइड द बॉडी। तो जब हम इनको फर्टिलाइज कराएंगे तब उस पर्टिकुलर मीडिया या सेल का जब फर्टिलाइजेशन होके जब वो एम्ब्रियो बनेगा, देन इट इज टू बी इंसर्टेड इन दैट पर्टिकुलर मदर।
और द सस्पेक्टेड मर्डर। ठीक है, तो ये है हमारा इन विट्रो स्टडी। इसमें जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो है हमारा टेम्परेचर, प्रेशर और द सिलेक्शन ऑफ मीडिया, किसमें हम वो सेल या उस पर्टिकुलर एग को हम फर्टिलाइज करा रहे, और इसके अलावा उसका अदर इम्प्यूरिटीज। कई बार जो हमारा कल्चर प्लेट होता है, पेट्री डिश होती है, कई बार इट बिकम्स इन्फेक्टेड, इट बिकम्स स्पॉइल, इट बिकम्स कंटामिनेटेड। तो वहां पर वो जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है और इम्प्लांटेशन भी हम उस तरीके से सक्सेसफुली नहीं कर पाते। तो ये एक इन विट्रो स्टडी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो हमारे अब होम्योपैथी में इसका क्या रोल है? सपोज सम टाइम व्हाट हैपन, while it is very difficult to explain you, because कुछ लोगों को ये शायद एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट नहीं होगा। हमारी मेडिसिन की इतनी ज्यादा क्षमता है कि अगर मान लो आप किसी स्पर्म और ओवम को एक पेट्री डिश में या कल्चर मीडिया में जब आप उसको फर्टिलाइज करवा रहे हो, समटाइम व्हाट हैपन, देयर इज नो प्रॉपर फर्टिलाइजेशन और union of this cell, and afterward what happened, this embryo is not going to proper implant over the female body। तो ये हमारा प्रोसेस रुक जाता है, भले आपने कितनी बार भी उसका इन विट्रो स्टडी किया। तो इस मीडिया में यू कैन ऑल्सो गो टू सिलेक्ट योर मेडिसिन which has that affinity to grow the cell, to fertilize the cell or the egg। तो वहां पे अगर आप देखो लाइकोपोडियम की एफिनिटी, या एग्नस कास्टस आप बोल सकते हो, डेमियाना का टिंचर जनरली वी कैन यूज फॉर वेरियस दिस कंडीशन। तो ये भी आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर मीडिया में आपकी मेडिसिन का जो प्रपोर्शन है वो आपको देखना पड़ेगा, आपको क्या रेशियो लेना है, और वो ड्रग प्रपोर्शन में लेके, अगर इफ दिस सेल्स आर नॉट गोइंग टू फर्टिलाइज, मैं तब की बात कर रहा हूं, है ना, ये हर फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात नहीं है। अगर जब यूनियन में डिफिकल्टी या कोई प्रॉब्लम है, then we can also go through that type of homeopathic intervention and management also। यहाँ पर भी होम्योपैथी है। अब ये आपको सिलेक्ट करना है कि मेडिसिन क्या होनी चाहिए, पोटेंसी क्या होनी चाहिए, कल्चर मीडिया बनाते समय उसका कितना प्रपोर्शन होना चाहिए, एक ड्रॉप सफिशिएंटली कि 1 माइक्रोलीटर लेना है, 1 ml लेना है, इट इज अप टू यू, अप टू द रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वी कैन गो थ्रू दिस। तो ये हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट में in vitro diagnostic। Generally it is used for the medical and veterinary laboratory test for diagnosis the diseases and to monitor the patient under various sample, चाहे ब्लड बोलो या सेल बोलो या अदर टिश्यू बोलो। तो इसमें जैसे हम क्या करते हैं, कोई एनिमल हुआ या कोई पर्टिकुलर ह्यूमन एंटाइटी है, तो हमने वो पर्टिकुलर स्पीसीज से सेल को लिया, उस का कल्चर किया, उसको आइसोलेट किया उस सैंपल से, और उसकी स्टडी करी कि उसमें कौन सा इन्फेक्शन है, किस टाइप का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पायोजेनिक इन्फेक्शन है, या किस तरीके का अदर सेप्टिक इन्फेक्शन है। तो जनरली फॉर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वी कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस टाइप ऑफ स्टडी। गॉट इट माई पॉइंट? So this is another biggest example for the in vitro study। in vitro आ रहा है आपको समझ में? तो ये जो इन विट्रो स्टडी है ये आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए भी। अभी तक हमने देखा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलो, या आप डीएनए आरएनए बोलो, आइसोलेशन बोलो, फर्टिलाइजेशन बोलो, इसके अलावा जो है डायग्नोसिस में भी काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। या जैसे अगर आपने इन जनरल सुना होगा कि हमारे पेशेंट को जनरली हम कोई दवाई चलाते, देर आर सर्टेन सेंसिटिविटी टेस्ट। तो एलोपैथी में जनरली दे हैव अ सैंपल
कि वो ब्लड सैंपल लेते और उसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करते, उसमें ढेर सारी मेडिसिन आती है किस चीज की सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो उसमें जो टॉप ग्रेड मेडिसिन रहती है वो हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को देते हैं। तो ये जो स्टडी है इट इज ऑल्सो दैट टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन करना। तो ये हमारा इन विट्रो डायग्नोसिस है। यहाँ पर भी होम्योपैथी इंटरवेंशन क्या है कि यहाँ पर हम वो पर्टिकुलर होम्योपैथिक मेडिसिन का सेंसिटाइजेशन भी कर सकते हैं। जनरली हम रेपर्टरी पीपल, we do evaluation, we do repertorization. So in this criteria you can also go through the sensitivity of your medicine through this part. तो ये आपका और ज्यादा एविडेंस हो गया कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, चाहे ईडियो बोलो, इडियोसिंक्रेटिक हो या सेंसिटिव हो या हाइपर सेंसिटिव हो, उसको वो पर्टिकुलर किस दवाई की सेंसिटिविटी है। सो इट इज ऑल्सो थ्रू दिस पर्टिकुलर सैम्पलिंग और द सेल कल्चर। तो ये आप इस तरीके से होम्योपैथी को इस्तेमाल या इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। ये मैं हर स्लाइड में इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बाद में कई सारे या तो जो है होम्योपैथ बोलो आप, या कई सारे लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, वी आर अ क्लिनिशियन, वी आर अ डॉक्टर, वी ट्रीट अ पेशेंट, सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टडी। सो नो माय डियर, दिस टाइप ऑफ स्टडीज हैज बीन यूज्ड फॉर वेरियस कैटेगरी। बस शर्त ये कि हमें उसका वेपन किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहाँ करना है, वो हमें आना चाहिए। क्योंकि अभी भी हमारी जो सिस्टम है मेडिसिन है, मैं ये हर सेशन में आपको बोलता हूँ, याद दिलाता हूँ, या मेरी एक हैबिट हो गई है कि आवर मेडिसिन स्टिल नॉट ईबीएम, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। सो व्हाई? बिकॉज हम ये मानते हैं कि इन विट्रो इट इज वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंटेशन and we are treating a person as a whole, so why we do this, what is the necessity of this? But no, my dear friends, we have to go through this type of study and experimentation also. जब आप इन स्टडी या एक्सपेरिमेंटेशन का इस्तेमाल करोगे तब जाके आप होम्योपैथी को एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बना सकते हो। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज द इन विट्रो टेस्टिंग। in vitro testing में generally we use a specific, what we can say, this absorption, distribution, metabolism, excretion of that particular drug or the chemical body जो कि इस particular organism में है, and this can be performed by the absorption of various compound, and this particular absorption and compound जो कि इस organ से लिया गया है, इसके हम अलग अलग कल्चर और सेंसिटिविटी को भी हम स्टडी करते हैं, जिसको या तो क्वालिफाई या क्वांटिफिकेशन बोलो या क्वालिफिकेशन बोलो। कैसे? जैसे मान लो आपने एक पर्टिकुलर ड्रग एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन में किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपने उसको दी। अब वो दवाई अंदर जाके एब्जॉर्ब भी होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक चैनल के थ्रू, लोकल बोलो आप, फिर उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसका एक्सक्रीशन होगा, यूरिन है, स्टूल है, स्वेट के थ्रू वो ड्रग मॉलिक्यूल बाहर आते। तो हम उस पर्टिकुलर ड्रग या उस पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल को जब हम आउटसाइड द बॉडी ले जाके जब हम उसको आइसोलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर मीडिया में, उसका कल्चरल एनालिसिस करेंगे, उसका ग्रोथ करेंगे, और जब हम स्टडी करेंगे कितना कंसंट्रेशन ड्रग उसमें पाया गया है, कितना कंसंट्रेशन माइक्रोलीटर बोलो या मिलीलीटर बोलो, या कितना कंसंट्रेशन वो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये हमारा इन विट्रो टेस्टिंग बोला जाता है इसको। यू आर गोइंग टू टेस्ट, यू आर गोइंग टू check or determine the concentration of that drug which has been proved on that particular living organism, either uni बोलो और multicellular बोलो। So this type of studies in vitro testing, it is again very very commonly used for such type of studies.
and it has been used for various dimensions also. और इसमें आपको कई सारी ये चीजें देखनी भी पड़ेगी कि आपको किस तरीके से इसको आगे प्रोसीड करना है। अभी कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ये किस तरीके का टेस्टिंग है। अभी हम एग्जांपल्स देख रहे थे, अब हम टेस्टिंग पे आ गए। जनरली जब हम कोई भी दवाई या कोई भी ड्रग ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते किसी भी रूट से, तब हमें कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना एक्सक्रीट हुआ है, कितना उसका ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन है, कितना बायो अवेलेबिलिटी है। सो ये सारे पैरामीटर्स को हमें मॉडिफाई करना है। तो इसको हम जनरली जो है इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं। उसमें आप देखोगे जनरली इट इज इंटीग्रेटेड विद द फिजियोलॉजी और विद द फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, पीबीपीके। तो पीबीपीके जनरली एमडी फार्मेसी में जो हमारे स्टूडेंट्स होते, दे आर मोस्टली स्टडी दैट टाइप ऑफ मॉडल्स। तो फार्माकोकाइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी which deals with the absorption, distribution, metabolism, excretion of that particular drug material in that particular cell, in that particular tissue. तो यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर मॉडल से आपको ये बताना है कि किस तरीके से हम जो है उसको एनालाइज या उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। ड्रग की बात हो रही है आपको, ठीक है, क्योंकि हमें ड्रग का इवैल्यूएशन करना है। तो ये जो है हमारा इन विट्रो टेस्टिंग में आता है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या हम इस तरीके से स्टडी करते हैं? क्या हमारा रिसर्च वर्क या ओरिएंटेशन इस तरीके से है? नेवर। वी ऑलवेज डू अ क्लिनिकल वर्क, वी ऑलवेज डू evaluation of symptom, gradation of symptom, repertorization. But yes, it is absolutely correct as per our philosophy, as per our science. But what world need a justification, world need a scientific evidences in terms of modern pharmacology. जब तक हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी के हिसाब से हमारी दवाई को उस पर्टिकुलर मॉडल में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा ईएम या हमारी मेडिसिन सिस्टम को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं हर स्लाइड में, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि ये सिर्फ एक पीपीटी प्रेजेंटेशन या हमारा सिर्फ सेमिनार या एक हमारा सिर्फ यूट्यूब चैनल या पब्लिकेशन के लिए नहीं है। इट इज जस्ट शेयरिंग अवर नॉलेज, अवर एक्सपीरियंसेस एंड अवर ब्यूटी, हाउ टू कल्टिवेट this homeopathy on the scientific background. Clear? So this should be done, this type of study should be carried out. तभी हम बता सकते कि नहीं, आर्सेनिक का इतना माइक्रोलीटर या इतना कंसंट्रेशन सफिशिएंट है एंटीसेप्सिस या मलेरिया या टाइफाइड के बेसिलाई को किल करने के लिए। तो ये हम तभी कर पाएंगे जब हमारा ड्रग एनालिसिस या फार्माकोकाइनेटिक स्ट्रांग होगा। जनरली हम ये पीजी में भी जब हम बच्चों को बढ़ाते या हम जब ये फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते, तो जनरली दे अवॉइड, दे सेज सर आवर मेडिसिन्स आर अल्ट्रा हाई डाइल्यूटेड, वी आर होलिस्टिक अप्रोच, we are proving as a person as a whole, we are going to prove on whole living body. So this should not be done, it should be like something different. तो आपको इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि कैसे आप अपनी पैथी को एक मॉडल से साइंटिफिक बेस पे लाए। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो एडवांटेजेस, अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे, चाहे वो प्रोटीन का हो या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो या आपका इन विट्रो टेस्टिंग हो या आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो या जो भी हमने अभी तक ये एग्जांपल्स देखे इन विट्रो के, तो इस टाइप की स्टडीज का सबसे बड़ा रोल एडवांटेज क्या है? दिस इन विट्रो स्टडी परमिट अ स्पेसिफिक
species simpler and more convenient and analytical method। ठीक है। तो इन विट्रो में क्या है कि सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल सी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ऐसा नहीं है कि इसको आपको बहुत कोई बड़ी लैब या एनालिटिकल प्रोसीजर से जाना है, या आपको बहुत हैवी और कॉस्टली आपको इक्विपमेंट्स चाहिए या डिवाइसेस चाहिए। ऐसा नहीं है। इट इज वेरी स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर स्पीसीज, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर स्पीसीज का ही सेल लेके उसको कल्चर करके और उसकी स्टडी कर रहे हो। तो ये काफी एक सिंपल और काफी स्पेसिफिक मेथड है। दूसरा कि कन्वीनियंट भी है। एज अ रिसर्चर वी शुड आल्सो थिंक अबाउट द कन्वीनियंस, आइदर इट इज रेप्लिकेबल और नॉट। तो ये काफी कन्वीनियंट है सभी फिलोसोफर, सभी रिसर्चर के लिए। और इसमें एनालिसिस भी जो है वो आपको डिटेल में मिलेगा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि आपका जो स्पीसीज है वो जिस भी आप लैब से या एनालिटिकल प्रोसीजर या हॉस्पिटल से मंगवाए, दैट शुड नॉट बी ओपन, इट शुड बी क्लोज कंटेनर, इट शुड बी पैक्ड, अदरवाइज यू मे ऑल्सो अफेक्टेड। तो कभी कभार हम जब बैक्टीरियल टेस्टिंग या फंगल टेस्टिंग करते तो हमारे बॉडी में भी कई बार ड्यू टू द कंटामिनेशन और इनहेलेशन इन्फेक्शन अ लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। तो आपको ये ध्यान रखना रहता है, प्रिकॉशन थोड़ा आपको मेजर करना रहता है while handling with this organism, otherwise it is very very easy process and it is just study the animal or the human trial through which you can also go through the other type of studies। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि आप बहुत सिंप्लीफाई या बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अगर मान लो मुझे सल्फर को प्रूव करना है एज एंटी मलेरियल या एंटी बैक्टीरियल, तो मैं उस पर्टिकुलर सेल को उस पर्टिकुलर मीडिया में कल्टीवेट करके, आइसोलेट करके, ग्रुप डिवाइड करके और मुझे ड्रग का ट्रायल करना है। इसके अलावा इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है। हाँ, आप मल्टीपल ड्रग्स एक टाइम पे यूज कर सकते हो। कभी किसी को 3 4 6 दवाइयां लेना है, 6 दवाइयों का ट्रायल उस पर्टिकुलर स्पीसीज में ही देखना है, तो यू कैन डिवाइड द स्पीसीज अंडर दिस पर्टिकुलर कल्चर पेट विद द नंबर ऑफ ग्रुप्स A B C D। तो ए को आपने सल्फर दिया, बी ग्रुप को आपने सोराइनम दिया, सी को आपने नेट्रम म्यूर दिया, डी को आपने नेट्रम सल्फ दिया। यू कैन हैव दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट एंड ओरिएंटेशन। So this is another very big advantage of this type of study, and it is very very fruitful for the younger generation also। क्योंकि हमारे जनरली पीजी में या जब हम एमडी फार्मेसी की बात करें तो जितने भी हमारे डेजर्टेशंस होते हैं, रिसर्च प्रपोजल होते हैं, उसमें कई बार जो है इन विट्रो स्टडी का इस्तेमाल किया गया है, इसका यूज किया गया है। चाहे आप फंगल बोलो या स्ट्रिप्टोकोकाई बोलो, स्टेफाइलो, कोई भी वेराइटीज या कोई भी स्पीसीज हो, उन सभी पे काफी अच्छा रिजल्ट मिला है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का। तब हम ये बोल सकते हैं कि नाउ आवर मेडिसिन आर एविडेंस बेस्ड, वी हैव अ एविडेंस। ओके। तो ये हमारा जो है प्रमाण काफी जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट है इसको शो करने के लिए। नेक्स्ट अगर आप देखो, सिंप्लिसिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया काफी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक बायोमोलिक्यूल लेना है, बायो वेपन लेना है। जैसे इसमें लिखा गया है मेनी 10,000 ऑफ genes, protein molecules, RNA molecules, small organic compounds, inorganic ions, complexes in an environmental that can be lead to that type of arrangement or the membranes। तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी स्पेसिफिक वन। तो आपको वो पर्टिकुलर स्पीसीज ही लेना है, तो वो आपके नेचर ऑफ ट्रायल पे है, नेचर ऑफ स्टडी पे है, या आपके डिजाइन पे है, या आपके मॉलिक्यूल्स है। तो ये उस पे डिपेंड करता है। तो इट इज वेरी वेरी सिंप्लीफाइबल। ओके। नेक्स्ट, स्पेसिफिक स्पीसीज। जनरली इन विट्रो में जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है स्पेसिफिक जो है सेल को लेके, ह्यूमन सेल को लेके उसका कल्चर करके
एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं एनिमल में। तो ये काफी सिंपलेस्ट प्रोसीजर है, इसमें कोई ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है। और हम आगे अगर देखें भी तो आप मल्टीपल स्पीसीज भी अगर आप ले सकते हैं तो आपको काफी ज्यादा रिजल्ट और काफी कंक्लूड, आपको काफी बेटर रिजल्ट मिलेगा उसमें, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी उतना आपका जस्टिफिकेशन ज्यादा होगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। कन्वीनियंस एंड ऑटोमेशन, जनरली ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है हमारे लिए, वी कैन इजीली गो थ्रू दिस। क्लियर। तो इसमें आपको जो है हाई लेवल पे स्क्रीनिंग मेथड आपको करना पड़ेगा। ठीक है। आपको मॉलिक्यूल्स का टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या आ रही है, उसकी टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है। कभी कभार क्या होता है कि हम जो भी ड्रग लेते हैं ABCD, और जब हम उसको उस पर्टिकुलर सेल पे उसका एक्शन देखते हैं, जो हमारा सेल या टिश्यू कल्चर जिसको हमने ग्रो किया है, तो कभी कभार इसका कंसंट्रेशन बिकमिंग मोर हार्मफुल टू दैट पर्टिकुलर सेल एंड द टिश्यू in terms of the anatomy, in terms of their physiology, in terms of their growth and their pattern। तो वहां पर हमें उसकी टॉक्सिसिटी एनालिसिस भी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए काफी जरूरी है कि हम इसको किस तरीके से आगे ले जाएं। क्लियर। क्योंकि हमारे इसमें अगेन हम बोलते हैं कि कितना टिंचर आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 20 drops, 10 drops। अगेन इट इज नॉट स्पेसिफाइंग इन अवर पैथी। कई बार पेशेंट 10 भी लेते हैं, कई बार 6 बूंद भी लेते हैं, 1 ml भी एक ढक्कन पानी में लेके या आधे कप गुनगुने पानी में लेते हैं। सो वी हैव नो स्पेसिफिक डोजेस क्राइटेरिया। सो वेयर इज टॉक्सिसिटी? So that toxicity should be analyzed at that dosage parameter, and that dosage parameter it is only fixed by that type of study only, the in vitro study। तो इसलिए आपको ये जो कन्वीनियंस है, ये जो ऑटोमेशन है, वो आपको इन विट्रो टाइप की स्टडी या इस तरीके के एक्सपेरिमेंटेशन में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप होम्योपैथी टेस्टिंग भी करके देख सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको वो सारी चीजें देखने को मिले या किस तरीके से आप उसका टेस्टिंग करें। नेक्स्ट आप देखिए डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि इट इज नॉट अ कंप्लीट वन। इसके बाद आपको अगर टॉक्सिसिटी मिलती है तो आपको इन वाइवो स्टडी पे होल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे आपको ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो सेल को बाहर कल्टीवेट और कल्चर करके आपने स्टडी की है ड्रग की या बायोमोलिक्यूल की, क्या क्या चेंजेस है। बट पूरे लिविंग एंटाइटी में क्या इफेक्ट है, दैट शुड नॉट बी कंक्लूडेड बाय दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के, या जिसको हम प्री क्लिनिकल स्टडी बोलते हैं, इन विट्रो या सॉरी इन विवो मॉडल बोलते हैं, उस इन विवो मॉडल में एनिमल बॉडी पे आपको उसका स्टडी या एक्शन डिटेल में देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से है। जैसे मान लो ये इन विट्रो ऐसे है, पहला इमेज आप देखिए, यहाँ पे एक पेट्री डिश या प्लेट है, अलग अलग चैम्बर्स है, उस अलग अलग चैम्बर्स में कल्चर मीडिया है या हमारा जो ड्रग मटेरियल बोलो या सैंपल बोलो उसको हमने प्रिजर्व करके रखा है। अब ये जो पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल है ये हमने इंट्रोड्यूस किए इस एनिमल बॉडी में। तो जब हमने इस पर्टिकुलर नैनो पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया एनिमल बॉडी में, तो उसकी बॉडी में क्या क्या फार्माकोलॉजिकल या क्या क्या सिस्टमिक लेवल पे चेंजेस आए, किस तरीके से हमें पैटर्न मिला, तो ये सारा जो है हम इस तरीके से इन विट्रो को इन वाइवो स्टडी में कन्वर्ट करते हैं। इन विट्रो में पहले तो आपने अलग से प्लेट में उस सेल को कल्चर या उसको ग्रोथ करवाया, फिर उस सेल या कल्चर को लेके उस एनिमल की बॉडी में डाल के उसकी स्टडी आपने होल लिविंग बॉडी एज अ पर्सन एज अ एनिमल एज अ होल आपने स्टडी करी। सो दिस इज अ वेरिएशन इन विट्रो इन वाइवो। तो इस तरीके से स्टडी जो है आपकी काफी फ्रूटफुल है आपके फर्दर एनालिसिस के लिए। ये तो एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसमें अपोज इसका रिवर्स भी कर सकते हो आप। जैसे ये जो रैट है, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये जो रैट का मॉडल मिल रहा है,
इस रैट के सेल को हमने लिया, और ये जो राइट हैंड साइड में ये जो एक आपको डिश देखने को मिल रही है, कल्चर डिश, इन विट्रो ऐसे बोलते हैं हम इसको। इस इन विट्रो ऐसे में उस सेल को हमने ग्रो किया, उसका कल्चर किया, और फिर उसका स्टडी उस पर्टिकुलर ड्रग मॉलिक्यूल के साथ उसका एक्शन देखा। तो ये रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने सेल को लेके इन विट्रो किया, पर यहाँ पर ये जो इस फिगर है इसमें आप देखेंगे कि इस एनिमल की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उसके पूरे सिस्टम पे उस ड्रग या पार्टिकल का क्या इफेक्ट रहा उसका एनालिसिस करना है। पर जब हम उस पर्टिकुलर सेल पे आते हैं तो हमें सिर्फ उस सेल की स्टडी करना है। तो दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो इन विट्रो स्टडी है, इट इज अ वन स्टेप, आफ्टरवर्ड दिस इन विवो इज द अनदर स्टेप, अ बिगेस्ट स्टेप। तो पहले आपको एक सेल पे काम करना है, एक सेल से फिर एनिमल पे जाना है। तो जब तक आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि कितनी दवा कितने कंसंट्रेशन में हमें पेशेंट को देना है, ताकि उसके सेलुलर या टिश्यू लेवल पे कोई टॉक्सिसिटी ना आए, और फिर उसके बाद आप क्लिनिकल ग्राउंड पे जा सकते हो। कई बार ऐसा होता है, हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं, क्लिनिकल रिसर्च वर्क देखते हैं, समटाइम researcher does not want to conclude the idiosyncrasy or the hypersensitivity in their research work। क्या आपके 100 की 100 पेशेंट ठीक हो गए? क्या आपने पूरा ही आपने उसको ट्रीट कर दिया? अगर आपने ट्रीट किया तो एविडेंस का है। तो जनरली कभी कभार हमारी दवाई देने के बाद ऐसा भी होता है कि अगर आप टॉन्सिलाइटिस ट्रीट कर रहे हो, आपने बेलेडोना दिया 30 में दिया, पर वो 30 उसके लिए इतना ज्यादा पावरफुल डोज हो गया कि उसको बॉडी में रैशेज आ गए, स्कारलेट फीवर आ गया, जबकि हमने उसको टॉन्सिलाइटिस के लिए दवा दी। तो ये जो टॉक्सिसिटी आई है, तो ये कहाँ से आई? क्या वो कंसंट्रेशन सफिशिएंट था कि हमें कितने ड्रॉप में उसको प्रिस्क्राइब या उसको डिस्पेंस करना है? तो ये एनालिसिस जब हम इन विट्रो में आएंगे या एनिमल मॉडल में आएंगे, तब हम उसको और ट्रांसपेरेंसी से उसको हम क्लेरिफाई या उसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इन जनरल एग्जाम्पल्स की, तो ऐसे कई सारे मॉडल्स हैं जिसमें हम आपको बता सकते हैं कि कैसे इन विट्रो किया जाता है। यहाँ पे आप एनिमल की जगह प्लांट भी ले सकते हो। यहाँ पे जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे, ये जो रैट की स्पीसीज है, यहाँ पे आप प्लांट की स्पीसीज भी ले सकते हो। सो दिस इज प्लांट मॉडल। तो ऐसे कई सारी स्टडी है जिसमें शोन यू कैन कोरिलेट दिस स्टडी ओवर दिस पर्टिकुलर पार्ट। Clear? So this is in general example of that. Now in vitro to in vivo extrapolation, ये मैंने आपको अभी बताया कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं या कैसे हमने उसको डिटरमाइन किया है। तो इसमें ओवरऑल में आपको ज्यादा तो नहीं, सिर्फ यही बोलूंगा कि जनरली जो है इन विट्रो इस सेल से रिलेटेड है, इन वाइवो पूरे लिविंग बॉडी, होल लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो जब हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे या इसको हम प्रपोगेट करेंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर सेल को उस लिविंग एंटाइटी में इंट्रोड्यूस करना है। जब हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और जब हम उसके पैरामीटर की स्टडी करेंगे, तब जाके हम इसको एक कंपाइलेशन या एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी बोल सकते हैं, विच इज प्री क्लिनिकल, बिकॉज इट इज बिफोर क्लिनिकल। गॉटन माई पॉइंट? इट इज नॉट आफ्टर क्लिनिकल। तो ये हम जो है इस तरीके से इन विट्रो इन वाइवो स्टडी का जो है एक्स्ट्रापोलेशन बोलो या उसका यूनियन बोलो या उसका प्रोपोगेशन बोलो, इस तरीके से हम उसको हमारी फार्माकोलॉजी में, हमारे फार्मेसी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि इन विट्रो का मतलब क्या है, इन विट्रो में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद हमने देखा उसमें एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन क्या आ जाता है।
उसमें हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या है, किस तरीके से इन विट्रो हमें स्पेसिफिक मॉडल या स्पेसिफिक स्पीसीज का सिलेक्शन देता है। फिर हमने देखा कि कैसे हम उस एनिमल मॉडल को या सेलुलर इवेंट को हम एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो स्टडी पैटर्न है, ये हमारे होम्योपैथी, नॉट ओनली द होम्योपैथी, फॉर एनी स्ट्रीम, आइदर आयुर्वेदा, यूनानी मेडिसिन, फॉर ऑल टाइप ऑफ मेडिसिनल सिस्टम इट इज अप्लाइड, इट इज गोइंग टू एक्ट। तो ये सारा जो है हमारा एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट कंप्लीट होता है। So this is today it is not sufficient. There are lot of studies, there are lot of groups, and in our college also we are also doing that type of studies in the various microbes also. कि अगर जैसे आप हेयर ऑयल की बात करो, अगर आपने कोई हेयर ऑयल बनाया है और आप बोलते हो कि वो एंटी फंगल या स्काल्प में जो फंगल है या बैक्टीरियल ग्रोथ है ये उस पे इनिबिशन का काम करता है, तो आपको इन विट्रो स्टडी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि कैसे वो उस पर्टिकुलर माइक्रोब को कितने कंसंट्रेशन में किल कर रहा है। उसके बाद आप एनिमल मॉडल पे जाओगे और उसके बाद आप क्लिनिकल ग्राउंड पे जाओगे। तो ये हमारा जो पूरा जो है वो इन विट्रो का एडवांटेज जो है आप बोल सकते हो। दीज आर अवर रेफरेंसेस। यहाँ पे हमने कई सारी टेक्स्ट बुक या वेबसाइट से मटेरियल को कलेक्ट किया है, कंपाइल किया है, ताकि हम आगे और इसमें बढ़ सके। इसमें एक एक मतलब इट इज अ सेपरेट ब्रांच। अगर मैं आज बात करूं तो ये शायद मेरे को 1 घंटा भी कम लगेगा, मुझे इससे ज्यादा आवर्स या कई सारा मुझे इसके लिए एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन चाहिए। तो ये कई सारे मॉडल्स को डिटरमाइन या इसको एक्सप्लेन करता है। इसमें कई सारे मॉडल है, आप प्लांट मॉडल बोलो, टिश्यू कल्चर बोलो, या आप फॉरेन बॉडी, या कई सारे मॉडल्स हैं जिसके थ्रू आप इसको एक किसी भी साइंस को एविडेंस बेस्ड बता सकते हो। So this is my today's topic, and I am very very thankful to this platform, not only to providing this type of presentation, but also to understand our knowledge and our little bit of experiences। तो ये जितना हम फ्लेयर अप और जितना हम शेयर करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस भी है या जो एक्सपेरिमेंटेशन या जो रिसर्च में भी है, जो टीचिंग एकेडमिक में भी है, तो हम सभी जो है एक साथ चेन में आके एक राइट डायरेक्शन में, प्रोपोगेशन में हम अपनी पैथी में और अच्छा काम कर सकते हैं। So I conclude this part for the very great attitude and pleasure to this forum and this platform for giving me this type of opportunity. Thank you. थैंक यू डॉक्टर सूरज जी। आप पीपीटी को हटा लीजिए सूरज जी। Yes, sir. Just wait, sir. मैंने जो आज आपके लेक्चर्स में इन विट्रो पर सुना, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही रिक्वायरमेंट है। और आपने जो साइंटिफिक मेथड्स को आपने जनरल प्रैक्टिशनर्स के विषय में बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन के सिलेक्शन में, ये बहुत बड़ा एक अच्छा इंफॉर्मेशन लोगों को। और शायद मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा तो उनको भी ये लगेगा कि हम लोग इंस्पाइट ऑफ की ये क्या कहते हैं रिसर्च मेथड है, ये हमारा क्लिनिकल मेथड से होना चाहिए। और अगर ये होता है तो हम लोग इन विट्रो का एक ब्रॉडर एप्लीकेशन हम लोगों के साथ में हो सकता है। इस चीज को बहुत अच्छा है। और इसी तरह से अभी आपका जो अगला सेशन है शायद अभी हाल में ही होने वाला है। मुझे लगता है कि मैं बता रहा हूँ जुलाई है। जुलाई में आपका फिर 6 तारीख को है जो आप नैनो पार्टिकल्स के विषय में बताने जा रहे हैं, 6 जुलाई को हिंदी में थी। तो ये आपका जो फार्मेसी का अप्रोच
अभी तक लोग फार्मेसी को समझते थे कि ये डॉक्टर्स के लिए जरूरत नहीं है ना, ये तो पढ़ाई हो गई, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले लोग करेंगे, ये पास करने खाली जानकारी के लिए। लेकिन आपका जो जो लेक्चर्स जितने भी हम लोग सुन रहे हैं, उससे हम लोगों को लग रहा है कि ये जनरल प्रैक्टिस के लिए भी इसका लागू होना, क्योंकि अगर ये क्लैरिटी नहीं रहेगा हम लोगों के साथ में जनरल प्रैक्टिशनर्स को, तो उन लोगों को भी क्लिनिक में मेडिसिन का बेटर एप्लीकेशन नहीं होगा। ये क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से इन विट्रो का थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप का कुछ आप एक्सप्लेन कीजिए। इन विट्रो को यस सर। इन विट्रो को एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में फिर डिफाइन कीजिए। सर इन विट्रो जो है सर, जनरली इट इज रिलेटेड विथ इन सीटू, यानी सर जैसे मान लो आपकी एक पर्टिकुलर मेडिसिन है मर्कसॉल, जो आप अपने पेशेंट को एप्थस या मुंह के छाले के लिए आप दे रहे हैं, ठीक है सर। तो आप वो पर्टिकुलर अल्सर या पर्टिकुलर एप्थस जो है उसको जब आप आउटसाइड बॉडी जब आप ले जाएंगे, नॉट इनसाइड, आउटसाइड दैट पर्टिकुलर बॉडी, और जब उस पर्टिकुलर सेल या उस पर्टिकुलर टिश्यू को उस पर्टिकुलर डिश में, क्योंकि हमें उस सेल और टिश्यू को ग्रो करने के लिए एक मीडिया चाहिए रहता है सर, तो जब हम उसको उस पर्टिकुलर डिश में जब हम उसे ग्रो या कल्टीवेट करते हैं, जब उस पर्टिकुलर स्पीसीज या कल्चर में जब आप मर्कसॉल सेम मेडिसिन विद द सेम पोटेंसी, जब आप उस पर्टिकुलर मेडिसिन को उस पर्टिकुलर डोज या कंसंट्रेशन में जब आप उसकी एक्टिविटी को देखेंगे कि क्या ये उसको इनिबिट या उसको प्रोलिफरेट या उसमें डीजनरेटिव चेंजेस या इपिथेलियलाइजेशन, ऐसे कई सारे इवेंट्स है जो हमें सेल में देखने को मिलते हैं, तो वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और दूसरी चीज, कितने कंसंट्रेशन में, 1 माइक्रोलीटर इज सफिशिएंट, 2 माइक्रोलीटर इज सफिशिएंट, या मोर देन 2। तो ये जो है इट इज द इन विट्रो, कि हमने वो लिविंग बॉडी से उस पर्टिकुलर सेल को लिया, उसको उस पर्टिकुलर डिश में रखा, उसकी ग्रोथ करवाई, और उसमें सेम मेडिसिन विद द पोटेंसी हमने ट्रायल किया। दिस इज फ्रॉम एनिमल होल लिविंग टू अ पर्टिकुलर सेल आउटसाइड, सो दिस इज इन विट्रो सर। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने बाहर के सोर्स को ह्यूमन बॉडी से जो उसका, ये दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हो गया है ना। यस सर। मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे जो कि मार्क्सॉल एक्सटर्नल मटेरियल है, जब बॉडी पर वो काम करता है तो वो इंटरनल मटेरियल बन जाता है। तो इंटरनल मटेरियल का जो रिस्पॉन्स होगा वो वेदर इट इज मैचिंग विद द सिमिलरिटी विद द एक्सटर्नल मटेरियल, इसी को कहेंगे ना। डेफिनेटली सर, बिकॉज सर जो मर्कसॉल का, बिकॉज मर्कसॉल बेसिकली इट इज फ्रॉम मर्क्यूरियस ग्रुप, तो वो जो मर्कसॉल का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिव एल्कोलॉइड या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट बोलो, फार्मेसी की लैंग्वेज में जनरली सर हम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट या एक्टिव प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो वो एक्शन किसके कारण आया, सबसे पहली चीज, अगर वो एल्कोलॉइड उसमें है जिसके कारण अल्सर क्योर हो रहा है, तो वो आप चाहे इनसाइड बोलो आउटसाइड बॉडी बोलो, the actions are always sir similar, because the nature of that biomolecule is not going to change. We just going to change the way of dispensing, कि एक आपने पेशेंट को आपने ओरली दिया और एक आपने उसी के सेल को बाहर कल्टीवेट करके और उसका ट्रायल किया, तो यू आर जस्ट चेंजिंग द मीडिया, but the alkaloidal property of that Mercksol is always sir same sir for all condition. डेफिनेटली सर। तो तो जब हमारे शरीर के अंदर में जो प्रोटीन डेवलप कर जाता है, वही प्रोटीन जो बाहर का हो जाता है, तो ये जो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेड प्रोटीन था वो एक्टिव प्रोटीन हो गया, है ना क्या? मेरी बात सर को आपका समझते हैं? क्वेश्चन सुनाई डेड नहीं दिया प्रोटीन सर। जो प्रोटीन में जैसे दाल से खाते हैं या जो भी खाते हैं हम लोग, वो बाहर का है, ठीक है ना।
जब हमारे शरीर में हो, शरीर से एसिमुलेट करके हमारे टिश्यू में जमा हो गया, यहाँ पर जो प्रोटीन है वह प्रोटीन जो है तो एक डायनेमिक प्रोटीन हुआ, एक्टिव प्रोटीन हो गया। सर जनरली हम जो अंदर शरीर के प्रोटीन की बात करते हैं, दे आर द इनसाइड द बॉडी, दे आर सिंथेसाइज इनसाइड द बॉडी। जो बाहर के प्रोटीन है, दे आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड सर, दे आर हाँ लाइक सिंथेटिक मटेरियल सर। सो हाँ, जनरली यही बात जी जी, यही बात मैं कह रहा था। यस सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। यस और सर, क्योंकि अब हम लोग का समय पूरा हो चुका है, आप फिर आइए 6 तारीख को फिर मिलते हैं और फिर हम लोग आपसे इस पर चर्चा करेंगे। और तब तक अंकिता जी हम लोग को सेशन को हैंड ओवर कर दिए वोट ऑफ थैंक्स के साथ। यस सर। सर धनेश सर का एक मैसेज पड़ा है ग्रुप में कि अगर सर रेडी हैं तो हम लोग इनका नेक्स्ट सेशन 2 जुलाई को भी रख सकते हैं। यस सर, डन। Okay. So, Dr. Ganesh, you can prepare the link for Dr. Suraj. For No, the sir. second. No, sir. Actually, I want to have a session from Dr. Ankita. Unfortunately. Oh, Sorry, Dr. Ankita, he is requesting you. yes sir. You to be the host, not Dr. Suraj. Dr. Suraj is already there. Sir, I thought you were asking from Suraj sir. No, already you are there. Dr. Suraj is already in our list for next presentation. Yes sir. So if Ankita agrees, then it will be okay, sir. It is up to, because she is Sir? also. No, if you agree, then you can moderate for the English session also for the second. Not only, sir, not for moderation, sir, on for the presentation, because she has presented a paper on our Hindi session. That was an excellent. So we want the same session on English. Oh, Dr. Ankita, you have your presentation in English session. Sir, I'll He try. asked about your presentation in English session. Okay, sir. So inform me so that I can communicate it. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सूरज सर, आज हमारे लिए अपना टाइम निकालने के लिए। और आज की प्रेजेंटेशन बहुत ही नॉलेजफुल था, क्योंकि इन विट्रो के बारे में नॉलेज लोगों को ज्यादा नहीं है, तो आपने काफी अच्छे से बेसिक चीजों को एक्सप्लेन किया। और मैं IFPH के प्लेटफॉर्म के साइड से आपको थैंक यू बोलती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें। तो थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ में हमारा हिंदी सेशन खत्म होता है, और 8 बजे से 9 बजे के इंग्लिश सेशन के लिए धनेश सर ज्वाइन कर चुके हैं। तो माइक मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू सर।